हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग। इससे पहले हमने यूनी एक्सियल और कॉलम के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज बाई एक्सियल पढ़ना है आपको। तो बाई एक्सियल पढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले जो भी वीडियो पढ़े हैं चैनल पे आप लोग उसको गो थ्रू हो लीजिए, उसको देख लीजिए एक बार। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये क्लॉज 39.6 पेज नंबर 71 IS कोड पे ये चीज़ मिल जाएगा आपको। क्या लिखा है? मैक्सिमम मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइन एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग। यहाँ से मिल जाएगा 39.6 से। तो ये IS कोड है आपका 456/2000। इससे आप लोग इसको देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है बाई एक्सियल बेंडिंग? क्या होती है बाई एक्सियल बेंडिंग? कुछ नहीं है। जब ये आपका कोई कॉलम का सेक्शन है, कॉलम है आपका, ठीक है, कॉलम है, उसका ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्सेस एक्सिस है। अब अगर लोड आपका यहाँ लग रहा होगा तो क्या कहलाएगा? लोड अगर एक्सिस पे कहीं भी लग रहा हो तो क्या कहलाएगा? एक्सियल लोड कहलाएगा, ठीक है। एक्सिस पे जो भी लोड लगता है वो क्या कहलाता है? एक्सियल लोड कहलाता है। और अगर एक्सिस से हट के थोड़ी डिस्टेंस पे लगता है तो क्या कहलाता है? इसेंट्रिक लोड कहलाता है, या उसको यूनी एक्सियल कहते हैं। अगर लोड आपका इधर से हट के तो ठीक है, यहाँ लग रहा है, लेकिन क्या होगा, इन दोनों एक्सिस को छोड़ के यहाँ लगेगा लोड, तो क्या होगा? एक मूवमेंट mx क्रिएट होगा, एक मूवमेंट क्या होगा? my की क्रिएट होगा। वही क्या होगा? बाई एक्सियल बेंडिंग, उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। लोड आपका एक्सिस पे ना लग के इधर कहीं लग रहा है। कॉलम में हम लोग डिज़ाइन करते वक्त इसको मानते हैं कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी, कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी मान के चलते हैं, क्योंकि आप ऐसा मान के चलेंगे तभी आपका ये लोड आपका सेफ आएगा। अदरवाइज कॉलम फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर हम मान के चलेंगे इसेंट्रिक लोड ही हमेशा रहेगा, ये एक्सियल लोड ही हमेशा मान के चलेंगे तो, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। तो कोड ने क्या कहा है? कोड ने कहा है, ये एक टर्म दिया है कोड ने, उसको हमने एज इट इज़ अपने कॉपी में नोट किया है। तो ये क्या कहा है इसके बारे में देखते हैं। IS कोड गिव्स द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द डिज़ाइन ऑफ कॉलम। ये कंडीशन अगर फॉलो होगी, ये कंडीशन अगर फॉलो होगी तभी आपका बाई एक्सियल बेंडिंग होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तभी आपका बाई एक्सियल बेंडिंग होगा, अदरवाइज बाई एक्सियल बेंडिंग नहीं होगी, ठीक। तो कंडीशन क्या है? MUX अपॉन MUX1 होल टू द पावर अल्फ़ा n प्लस MUY अपॉन MUY1 होल टू द पावर अल्फ़ा n इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ये जो टर्म है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड से छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ MUX क्या है? अल्टीमेट मूवमेंट एट एक्स एक्सिस। अल्टीमेट मूवमेंट है एक्स एक्सिस पे, ये अल्टीमेट मूवमेंट है वाई एक्सिस पे। MUX1 क्या है? ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं यहाँ, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो MUI क्या है, MUX1 क्या है, मैक्सिमम यूनी एक्सियल कैपेसिटी ऑफ एन एक्सियल लोड PU, ठीक है। एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यूनी एक्सियल मूवमेंट कैपेसिटी है आपकी एक्स एक्सिस की, ये क्या है? यूनी एक्सियल मूवमेंट कैपेसिटी अबाउट वाई एक्सिस, ठीक। इससे हम लोग निकालेंगे। इसके बाद ये जो फैक्टर आपने अल्फ़ा n लिखा है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको भी कोड ने क्या कहा है? ये जो अल्फ़ा n है इज़ रिलेटेड टू PU अपॉन PUZ, ठीक है, PU अपॉन PUZ। अब PUZ क्या होता है? PUZ आपका होता क्या है? हम लोग बात कर रहे हैं बाई एक्सियल बेंडिंग की। PUZ क्या होता है? यहाँ लिखा है 0.14 FCK AC प्लस 0.75 FY SC। ये हमने कहाँ से लिखा है? कोड से ही लिखा है, कोड में ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है, इसका जो रिलेशन है PU अपॉन PUZ होता है। तो PU क्या होता है? अल्टीमेट लोड ऑफ कॉलम, अल्टीमेट लोड ऑफ कॉलम, या हम लोग फैक्टर्ड लोड भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब अल्फ़ा n की जो वैल्यू है इससे रिलेट होती है PU अपॉन PUZ से, लेकिन एक्चुअल में उसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसका यही होता है 2/3
अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 5/2 इंटू पी यू अपॉन पी यू जेड, 2/3 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 5/2 इंटू पी यू अपॉन पी यू जेड। ये सिंपल फार्मूला है अल्फा एन निकालने का। अल्फा एन निकालने के बाद हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, चेक करेंगे 1 से छोटा है या बड़ा है। अभी न्यूमेरिकल में इन सब चीज़ों को करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ जो पी यू जेड है आपका, पी यू जेड आप लोग जो निकालोगे, पी यू जेड ये है, एक तो सिंपल आप फार्मूले से निकाल सकते हो। इसका एक मेथड और है, एक आपको टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के थ्रू हम लोग भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे भी निकाला जा सकता है इसको। जैसे चार्ट 14 है आपका, उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील का यूज होता है, वहाँ से ये आपको कहाँ मिलेगा, SP16 में, SP कैपिटल P, SP16 क्या है, स्पेसिफिक पब्लिकेशन 16, ये आपका एक कोड है जिसमें इंसुलेशन कर्व वगैरह आपके रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सिंपल जो न्यूमेरिकल हैं उनकी। न्यूमेरिकल क्या कहता है, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, डिजाइन ए शॉर्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल बेंडिंग टू ए फॉलोइंग। आपको शॉर्ट कॉलम डिज़ाइन करना है जिस पर क्या हो, बाई एक्सियल बेंडिंग हो रही हो, जिसकी कंडीशन क्या क्या दी गई हैं आपको, फॉलोइंग जो चीज़ें दी गई हैं उसको क्या क्या लेना है। साइज ऑफ कॉलम आपको दिया है 400 × 400, ठीक है। फैक्टर्ड लोड कितना दिया है, फैक्टर्ड लोड आपको 1200 किलो न्यूटन का दिया है, ठीक है। MUX की कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई है आपको, कितनी है, 85 किलो न्यूटन मीटर है। और क्या दिया हुआ है, MUI दिया हुआ है आपको, ठीक है। MUI कितना है, 45 किलो न्यूटन मीटर। M20 और FE 415 आपको यूज करना है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें मालूम है, जो जो चीज़ दिया होगा आप उसको गिवन दैट करके लिख लेंगे। FCK इतना है, FI इतना है। PU आपको दिया हुआ है, फैक्टर्ड लोड, PU फैक्टर्ड लोड या अल्टीमेट लोड, बात एक ही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्चुअल में आपको क्या करना है कि कॉलम का साइज वगैरह तो दिया है, लेकिन इसमें कितना रेनफोर्समेंट होगा ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसको मानते हैं कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्टील है वो वेरी कितने से कितने करता है, 0.8 से 4% विदाउट लैब, 4% विद लैब, और विदाउट लैब जो होगा वो 6% होगा, ठीक है। तो इसको पहले बताया भी गया है। तो 0.8 से 6% के बीच में हमने 1% मान लिया है। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0.8% होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 4% या 6%। 4% तब होगा जब लैपिंग होगी, ठीक। अगर लैपिंग नहीं होगी 6% होगा। इनके बीच में हमने 1% कुछ एक परसेंटेज ऑफ स्टील हमने मान लिया, कितना परसेंट स्टील इस कॉलम में लगेगा। अगर ये कंडीशन सही हुई तभी डिज़ाइन आपकी सेफ होगी। तो हमने ये इतना मान लिया, 1% है। और आपको मालूम है, इससे पहले आपने यूनी एक्सियल पढ़ा है, यूनी एक्सियल बेंडिंग में पढ़ा क्या आपने, D' की वैल्यू आपको ज़रूरत रहती है, उसकी आपको नीड रहती थी। जैसे मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ, ये एक बुक है, इसमें ये SP16 के कुछ इंसुलेशन कर्व दिए हुए हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे D' की कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई है, ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो हम लोग PU अपॉन FCK BD निकालते थे, MU अपॉन FCK BD निकालते थे, दोनों को चेक करते थे। तो P अपॉन FCK की वैल्यू आती थी, P से हम लोग परसेंटेज निकालते थे। यहाँ हमने क्या किया है, D' निकाले हैं, D' को हमने एज्यूम किया है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील हमने मान लिया है कि हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील इतना होगा। बात करते हैं आगे, परसेंटेज ऑफ स्टील 1% है, D' का मतलब जो आपका कवर है, इफेक्टिव कवर होता है D' क्या है, आपके कॉलम की साइज। इनका रेशियो 0.15 हमने माना है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ज़्यादा मान लेना आप लोग, क्योंकि आपको मालूम होता है कवर, इफेक्टिव कवर आपका 50 होता है, ये आपका 400 है, ठीक है। ये 50 होगा, ये आपका 400 है, तो आप डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा।
पी अपॉन एफ सी के। पी अपॉन एफ सी के हम क्यों कर रहे हैं, पी अपॉन एफ सी के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस टेबल में देख रहे हैं पी अपॉन एफ सी के अगर आपको मालूम चल जाए, पी यू आपको पता है, एफ सी के आपको मालूम है, बी और डी एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन आपके पास स्क्वायर कॉलम है, कॉलम का साइज आपको कितना है 400 इंटू 400 दिया हुआ है। तो आपको जो स्क्वायर कॉलम हो गया तो बी और डी की सेम वैल्यू हो गई, तो पी यू अपॉन एफ सी के इंटू बी डी करके ये चीज़ निकाल लेंगे और पी अपॉन एफ सी के से ये चीज़ फाइंड आउट करके हम नीचे वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो P अपॉन एफ सी के, P का मतलब 1%, P का मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील है, हमने माना कितना है 1% माना है तो 1 हो गया। एफ सी के की जो वैल्यू है कितनी है 20 है, तो 1 अपॉन 20 करेंगे तो 0.05 आएगा। और पी यू अपॉन एफ सी के बी डी करेंगे, पी यू की वैल्यू आपको दिया है 1200 किलो न्यूटन, इसको न्यूटन में बदलेंगे 1200 इंटू 1000 अपॉन एफ सी के आपको 20 है, बी की वैल्यू 400, डी की वैल्यू 400, तो ये आएगा 0.375 और 0.05। इसको हम लोग देखेंगे, हमारा स्टील का ग्रेड है 415, स्टील का जो ग्रेड है वो कितना है 415 है। तो 415 ग्रेड के लिए देखिए ये 415 ग्रेड है और ये 415 ग्रेड है, डी डैश बाई डी की वैल्यू कितनी है 0.15, तो 0.15 ये हो गया। ठीक है, 415 ग्रेड हो गया। और क्या हुआ है, हमारा जो P अपॉन एफ सी के की वैल्यू है वो कितनी है, P अपॉन एफ सी के 0.05 है। तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, तो ये 0 है, ये 0.02 है, ये 0.04 है, ये 0.06 है, तो इसका मतलब 0.04 0.06 के बीच में ही 0.05 होगा। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच में वेरी करेगा, मतलब ये ग्राफ इसके बीच में कोई ग्राफ जाएगा ऐसे, ठीक है, उसमें आपका इंटरेक्शन कर्व आपका उसी टाइप का बनेगा। और पी यू अपॉन एफ सी के बी डी की क्या वैल्यू है 0.375 है, तो 0.375 कहाँ होगा, ये 0.2 है, ये 0.4 है, 0.3 आपका यहाँ होगा 0.375 आपका नियरली यहाँ कहीं होगा। आप क्या करोगे, इस लाइन को प्रोसीड करोगे आगे, ये क्या है 0 वाला कर्व है, ये 0.02 का है, 0.04 का है, इन्हीं के बीच में यहीं कहीं होगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे कट करेगा यहाँ, तो आप नीचे इसके एग्जैक्ट नीचे चले जाएंगे, जितनी भी वैल्यू मिलेगी आपको, जितनी वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर की होगी। ठीक है, आप इसी तरह इसको फाइंड आउट करेंगे, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर की हमको वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी मिलेगी, वो 0.08 मिलेगी। देख रहे होंगे आप लोग 0.1 है, ठीक है, हमारा यहाँ कहीं आ रहा था, तो 0.08 हो जाएगा, 0.08 हमारा एम यू की वैल्यू होगी। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एम यू हमें मिल गया, एम यू मिलने के बाद एम यू एक समान हमारा निकल जाएगा, ये 0.08 इंटू एफ सी के आपका 20 है, बी आपका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी आपका 400 है, डी आपका 400, क्योंकि स्क्वायर कॉलम है ना, कॉलम आपका स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो मूवमेंट आया है 102.4 किलो न्यूटन मीटर। अभी क्या है कि कॉलम आपका स्क्वायर है, इसलिए बी और डी की क्या है सेम वैल्यू होगी, तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो भी सेम होगा, एम यू x1 और एम यू y1 ये दोनों क्या होंगे सेम होंगे। वो कितना होगा, ये भी 102.4 है, तो ये भी 102.4 होगा। ठीक है, आगे क्या होता है, इतना काम हमारा हो गया, तो हमारा क्या है कि अभी हमने अल्फ़ा एन नहीं निकाला है, अभी हम सिंपल अपना जो फार्मूला आपने अभी कोड में पढ़ा है उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमने अल्फ़ा एन नहीं निकालना है। तो अल्फ़ा एन के लिए हम लोग को पी यू जेड चाहिए, पी यू जेड के लिए आपको ये फार्मूला दिया हुआ है कोड में। तो इस फार्मूले में भी दिक्कत क्या है कि आपको एग्जैक्टली ए सी क्या है एरिया ऑफ कंक्रीट, ए सी क्या है एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ कंक्रीट आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील आपको डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन दिया क्या है आपको ग्रॉस एरिया दिया हुआ है। ग्रॉस एरिया का मतलब कॉलम का जितना साइज होगा, एजी हम लोग कहते हैं उसको, एजी का मतलब 400 गुणे 400 का आपका ये कॉलम हो गया। अब ये आपका कॉलम हो गया 400 गुणे 400 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, ये इतना mm स्क्वायर हो गया आपका। और बात किया जाए अगर ASC का, ASC आपका क्या है 1% किसका है आपका जो AG है,
AG का 1% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1600, ठीक है। ASC आपका आ जाएगा, ASC आपका आ जाएगा 1600, क्योंकि आपने माना है कि परसेंटेज ऑफ स्टील 1% है। किसका 1% है? 400 गुणे 400 का जो सेक्शन होगा उसमें 1% स्टील लगा होगा। तो इसका एरिया कितना आ गया? ये इतना एरिया है तो उसका 1% हमने निकाला, तो ASC आपका आ गया। AC अगर निकालना है, कंक्रीट का एरिया निकालना है, जैसे ग्रॉस एरिया बराबर क्या होता है? ग्रॉस एरिया में कंक्रीट और स्टील दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तभी पूरा एरिया होगा, तभी टोटल एरिया होगा। लेकिन अगर कंक्रीट का एरिया निकालना है तो टोटल में से स्टील का एरिया माइनस कर देंगे, तो टोटल एरिया हो गया, उसमें स्टील माइनस किया गया, तो टोटल एरिया आपका इतना है, ठीक है। माइनस ये क्या है? स्टील का एरिया हो गया 1/100, ये इतना, ठीक है। तो ये 1600 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, कंक्रीट का एरिया आ गया कितना? 15,8400 mm², ठीक है। तो ये इतना आ गया काम आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल अपना फार्मूला लगाते हैं। PUZ इक्वल्स टू 0.45 FCK SC प्लस 0.75 FY SC। तो 0.45 FCK आपका 20 है, AC अपने अभी निकाला है, कितना है? AC आपका 15,8400 आया है, ठीक है। 0.75 FY आपको 415 दिया हुआ है, ASC आपको दिया है 1600, ठीक है। अब क्या करना है, इनको ऐड करेंगे तो PUZ आपका आ गया 1923.6 इंटू इतना किलो न्यूटन। अच्छा, एक चीज़ और हमने अभी एक यहाँ इम्पोर्टेंट टर्म बताया था, क्या? PUZ इज़ आल्सो डिटरमाइन। हमने यहाँ क्या निकाला? PUZ ही निकाला ना, 1923.6। इसका एक तरीका और है निकालने का, इसको भी ध्यान दे लीजिए। PUZ इज़ आल्सो डिटरमाइंड बाय द चार्ट 40 विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ कितना है? 1% है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चार्ट कितना बोल रहा है? 40, तो हम चार्ट 40 ओपन करते हैं। ये चार्ट 22 है, 40 आपका कौन सा है? ठीक है, ये आपका चार्ट 40 है। यहाँ क्या कह रहा है? रेनफोर्समेंट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज आपका कितना है? 1% है। 1% स्टील का है, ठीक है। ये रेनफोर्समेंट परसेंटेज की ये चार्ट है ना, तो 1% स्टील है। हमें क्या दिया हुआ है? FE 415 है, स्टील का ग्रेड 415 है। तो ये इसको कट कहाँ कर रहा है? इस पॉइंट पे कट कर रहा है ना। अगर यहाँ कट कर रहा है इसको, तो आप क्या करेंगे? सिंपली इसके नीचे चले जाएंगे, इस पॉइंट से डायरेक्ट नीचे जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? जहाँ आपको ग्रेड आपका कंक्रीट का मिल जाए। कंक्रीट का ग्रेड कितना हुआ है? M20 दिया हुआ है। तो ये इसको कट कहाँ करेगा? यहाँ कहीं कट करेगा, ठीक है, यहाँ कहीं कट करेगा, ठीक। तो यहाँ कहीं कट करेगा, तो ये यहाँ से हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट यहाँ कितना होगा? ये 10 है, तो ये करीब 12 के करीब होगा। तो आपसे कहा जाए, ये आपका 12 हो गया, ठीक है। 12 क्या होगा? PUZ अपॉन AG। PUZ और AG का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 12 बता रहा है इसमें। अगर इसको इस तरह ओरली सॉल्व किया जाए, PUZ अपॉन AG का जो रेशियो है वो आपका क्या रहा है? 12 करीब आ रहा है। तो आपका PUZ कितना हो जाएगा? 12 गुणे AG का मतलब ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया आपको कितना है? 400 गुणे 400, ठीक है। अगर बात किया जाए, देखिए 12 इंटू 400 इंटू 400, तो ये आपका आया है 1920 किलो न्यूटन, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ये नियरली 1923 आ रहा है, 1923.6। इसमें भी 1920 आ रहा है, ठीक है। नियरली सेम है, कोई ज़्यादा उतना अंतर नहीं है, ठीक। तो एक तरीका ये भी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक नया टर्म था इसलिए हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आगे बात करते हैं PU अपॉन PUZ। PU आपको दिया हुआ है, PU अपॉन PUZ क्यों निकालना है? अल्फा एन निकालने के लिए। तो PU अपॉन PUZ का जो PU आपको कितना है? 1200 दिया है। PUZ आपने अभी निकाला 1923.6। इसका जो रेशियो आएगा 0.624 आएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा एन का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है?
हमने भी पढ़ा फार्मूला 2/3 अंडर ब्रैकेट 1 + 5/2 इंटू PU/PUZ। तो सिंपल यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2/3 1 + 5/2 PU/PUZ। 2/3 1 प्लस ये जो रेशियो आपको 0.624 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा एन की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 1.707। 1.707 आ गया ये। तो हम लोग की जो कंडीशन है, अब आते हैं अपने कंडीशन पे, इस कंडीशन पे आते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। इसको जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, MUX/MUI MUX1 पावर अल्फ़ा एन प्लस MUI/MUI1 होल पावर अल्फ़ा एन इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1। तो हम इस साइड को भी ले रहे हैं, तो MUX आपको दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है MUX आपको 85, ठीक। तो हमने क्या किया है 85 यहाँ लिख लिया। MUX1 आपका आया है कितना 102.4, तो हमने उसको भी लिख लिया ऐसे 102.4। अल्फ़ा एन की पावर अल्फ़ा एन कितना आया है 107, मतलब 1.707। और MUI आपको क्वेश्चन में दिया है 45, और क्या दिया हुआ है MUI1 आपने अभी निकाला 102.4, और अल्फ़ा एन आपने अभी क्या निकाला 1.07, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ रहा है 0.972, जो कि 1 से छोटा है, इसलिए कंडीशन आपकी क्या है सही है। इसका मतलब हमने जो चार्ट लिया है, हमने जो परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम किया है, हमने जो D/D का रेशियो एज्यूम किया है, वो हमारा सही है, ठीक है। हमारी जो कंडीशन हमने अभी पहले स्टेप में ही यही किया था ना, हमने इसको एज्यूम करके ही लिया है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील D/D का रेशियो। तो ये हमारी जो एजम्पशन थी वो क्या थी, सही थी, ठीक। अगर एजम्पशन हमारी गड़बड़ होती तो हम लोग को अलग दूसरा परसेंटेज ऑफ स्टील लेके यही काम फिर से करना पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जब ये क्या है आवर परसेंटेज ऑफ स्टील इज सेटिस्फैक्ट्री, तो अब क्या करना है, एक परसेंटेज है तो उसके लिए एरिया आपका 1600 mm² है, इतना तो पता है। अब क्या करना है, एरिया इतना है, तो जो डाया हमने माना है वो 16 mm का माना है, कि जो स्टील लगेगा कॉलम में आपका वो 16 mm का लगेगा। तो नंबर ऑफ बार्स कितने आ गए हैं, 8 आ रहे हैं, नियरली 8 आ रहे हैं। तो 8 बार प्रोवाइड किए जाएंगे 16 mm के, 16 mm डाया के 8 बार प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें जो लेटरल ट्राइज लगेंगे, लेटरल ट्राइज का मतलब इन्हीं चीज़, ये जो स्टील आपने प्रोवाइड किए हैं, इन्हीं को बांधने के लिए लेटरल ट्राइज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, डायमीटर ऑफ टाइज हमारे क्या होते हैं, जो मेन एनफोर्समेंट है, मेन का मतलब जो हमने 16 mm का डाया दिया है उसका बटे 4 और 6 mm, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, इनका 1/4 करेंगे तो क्या आएगा 4 mm आएगा, और ये 6 mm, जो दोनों में से ज़्यादा क्या है 6 mm ज़्यादा है, इसलिए 6 ले लिया जाएगा। स्पेसिंग का मतलब एक स्टीरअप से टाई बार है, एक टाई बार से दूसरा टाई बार कितनी डिस्टेंस पे है, वही आपका कह रहा है स्पेसिंग होती है। तो स्पेसिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब ये 400 है, ये 400 है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो आपका 400 ही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें लीस्ट तो कुछ है ही नहीं ना। अभी क्या होता है, ये 200 × 400 होता तो लीस्ट क्या होता, 200 होता, छोटा ही तो लीस्ट होता है। तो हमारा क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 400 हो गया। 16 इंटू मेन बार आपका कितना है 16 mm का है, तो 16 इंटू 16 256 हो गया। 48 इंटू टाई बार्स का डाया हमने 6 लिया है, तो 48 इंटू 6 करेंगे तो 288 mm आ जाएगा। और 300 mm, इन सब में से जो लीस्ट होता है, इन सब में छोटा कौन सा होगा, 300, 288, 256 और 400 में से छोटा कौन सा है, 256 है। तो हम लोग इसको नियरली 250 मान लिए हैं। तो हेंस प्रोवाइड 6 mm टाई एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन होगा 400/400 का क्रॉस सेक्शन हो गया। इसकी जो टाई बार्स हैं उनका जो डाया होगा 6 mm होगा, इनका स्पेसिंग इतना होगा। ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं ये आपके मेन एनफोर्समेंट हैं, ये कितने हैं 8 प्रोवाइड किए गए हैं। इनको टाई बार्स को ऐसे भी देना है आपको, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। ये इसी तरह से न्यूमेरिकल आपके आते हैं। इसमें मेन है आपकी कंडीशन जो दिया गया है MUX करके,
वो कंडीशन सेटिस्फाई करना। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा चीज़ें। जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए और लोगों को। आज से आपका एक कॉलम समाप्त हुआ। इसके बाद और भी अगर कोई न्यूमेरिकल आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो उसको। ओके, थैंक यू।